एक बात सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक घर में भयंकर आग लग गई है। हाँ। सायरन बजता है, फायरमैन आते हैं, पानी डालते हैं और आग बुझा देते हैं। घर का ढांचा बच जाता है और लगता है कि चलो सब ठीक हो गया। बिल्कुल। हम्म, आधुनिक चिकित्सा या मेडिकल साइंस को देखने का ये सबसे आम नजरिया है कि भाई शरीर में बीमारी की आग लगी और गोलियों ने या सर्जरी ने उसको बुझा दिया। पर पर क्या हो अगर शुरुआत से ही एक ऐसा घर बनाया जाए जो पूरी तरह से फायर प्रूफ हो, जिसमें कभी आग लग ही ना सके। एग्जैक्टली यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। हम आचार्य शून्या की किताब आयुर्वेदा लाइफस्टाइल विजडम पर एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। डॉक्टर डेविड फ्रॉली ने इस किताब के बारे में बहुत सही बात कही है कि आयुर्वेदा कोई आग बुझाने वाला फायरमैन नहीं है। हाँ, ये एक पूरा साइंस है उस फायर प्रूफ घर को बनाने का। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ थ्योरी समझना नहीं है, बल्कि पूरे विस्तार और व्यावहारिक तरीके से फुल डिटेल प्रैक्टिकल वे में ये समझना है कि कोई भी इंसान अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद को स्टेप बाय स्टेप कैसे शामिल कर सकता है। बीमारी से लड़ने के बजाय हेल्थ को यानी स्वास्थ्य को असलियत में जिया कैसे जाता है। और इस फायर प्रूफ घर को बनाने के लिए ना सबसे पहले एक सही ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। ब्लूप्रिंट? हाँ, और वो ब्लूप्रिंट हमारी अपनी सहूलियत से नहीं तय होता, बल्कि प्रकृति की घड़ी यानी नेचर्स क्लॉक से तय होता है। तो इसकी शुरुआत होती है सुबह उठने के सही समय से, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अच्छा। देखिए, ब्रह्मांड और मानव शरीर दोनों ही 3 दोषों पर चलते हैं, वाता, पित्ता और कफा। और इनके 4-4 घंटे के साइकिल होते हैं। रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है वो वाता का समय होता है। वाता यानी? गति, मूवमेंट, संचार और ऊर्जा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेट्स अनपैक दिस। इसका मतलब है कि सूर्योदय से पहले उठने से शरीर को एक नेचुरल मोमेंटम मिल जाता है ना? बिल्कुल, एक नेचुरल पुश मिलता है। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि सुबह 6 बजे से पहले उठना ना समंदर की लहरों पर सर्फिंग करने जैसा है। प्रकृति के वो वाता वाली लहर इंसान को खुद ब खुद आगे बढ़ाती है। पर अगर कोई 6 बजे के बाद उठता है तो वो वाता का समय निकल चुका होता है और तब कफा का समय शुरू हो जाता है। कफा यानी भारीपन, स्टेबिलिटी। राइट। तो 6 बजे के बाद उठना मतलब गीले कंक्रीट में तैरने की कोशिश करना। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्योंकि वो भारीपन सिर्फ माइंड में नहीं होता, शरीर के जो चैनल्स हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं। इसीलिए जो लोग देर से उठते हैं वो दिन भर थका हुआ फील करते हैं, भले ही वो 8 या 10 घंटे क्यों न सोए हों। पर एक बात बताइए, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में रोज रात 10 बजे सोना तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो मान लीजिए किसी रात काम की वजह से 12 या 1 बज गए, तो क्या तब भी सुबह 5 बजे ही उठना चाहिए? इस किताब में ना इसका एक बहुत ही लॉजिकल एक्सेप्शन यानी अपवाद दिया गया है। आयुर्वेदा कहता है कि अगर नींद में देरी हुई है तो अपनी नींद के नुकसान का सिर्फ आधा हिस्सा ही पूरा करना चाहिए। वेट, सिर्फ आधा? हाँ, मतलब अगर कोई 2 घंटे देर से सोया है तो उसे आम तौर पर अपने उठने के समय से सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा सोना चाहिए। अपनी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़कर दोपहर तक सोते रहना शरीर को एक्चुअली ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ओह वाओ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। पर एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, उन जगहों का क्या जहां सूरज महीनों तक निकलता ही नहीं है या महीनों तक डूबता नहीं है, जैसे अलास्का या नॉर्दर्न पोल के इलाके हो गए, वहां तो सुबह उठने का ये नियम अप्लाई ही नहीं हो पाएगा ना? अगर हम इसको बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो आयुर्वेद में देशा यानी भौगोलिक स्थिति का एक पूरा सिद्धांत है। देशा? हाँ, इसके अनुसार जो अत्यधिक ठंडे या ध्रुवीय इलाके हैं वो मानव निवास के लिए नेचुरल रूप से अनुकूल ही नहीं है। हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम अग्नि पर डिपेंड करता है, यानी सूरज की ऊर्जा। सही बात है। जब सूरज निकलता ही नहीं है महीनों तक तो बाहरी वातावरण में अग्नि की कमी होती है, जिसका असर हमारी इंटरनल डाइजेशन वाली अग्नि पर पड़ता है। तो वहां आयुर्वेदा क्या करता है? वहां आयुर्वेदा सिर्फ लिमिटेड रिलीफ दे सकता है, जैसे गर्म तासीर का खाना या कुछ स्पेसिफिक रूटीन्स, पर वो बेसिक प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ह्यूमन बॉडी के नेचुरल डिज़ाइन के खिलाफ है। ये सच में एक अलग पर्सपेक्टिव है। खैर, अब जब हम उस वाता की ऊर्जा का फायदा उठाकर सुबह जल्दी उठ गए, तो वही ऊर्जा बॉडी के अंदर की सफाई को भी पुश करती है, राइट? बिल्कुल,
जगाने के बाद का सबसे पहला और अहम व्यवहारिक कदम है एलिमिनेशन, यानी मल त्याग। आयुर्वेदा में स्वस्थ मल त्याग के 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षण जैसे कि बिना किसी जोर लगाए होना, उसका रंग साफ होना, कोई दुर्गंध या फाउल स्मेल ना होना, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी दवाई या लैक्सेटिव के नेचुरली हो जाना। राइट। अगर दुर्गंध नहीं है तो इसका मतलब है बॉडी में आमा यानी टॉक्सिन्स नहीं बचे हैं। राइट। और इस प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के लिए किताब में उषा पाना के बारे में बताया गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उषा पाना बहुत जरूरी स्टेप है। जिसमें उठने के बाद 8 मुट्ठी, जिसे अंजलि कहते हैं, उतने बराबर पानी पीना होता है। और वो भी रात भर तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी। इसके पीछे बहुत ठोस साइंस है। तांबे के बर्तन में रखा पानी एक ओलिगोडायनामिक इफेक्ट पैदा करता है। ये क्या होता है? इसमें तांबे के आयन्स पानी में घुलकर उसको हल्का एल्कलाइन बना देते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। जब ये पानी खाली पेट अंदर जाता है तो ये आंतों की गति को बढ़ाता है और रुकी हुई एनर्जी को क्लियर करता है। कमाल का सिस्टम है। और इंटरनल सफाई के बाद नंबर आता है ओरल हाइजीन का, जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, बोटैनिकल दातुन जैसे नीम से दांत साफ करना। दूसरा, टंग स्क्रैपिंग यानी जीभ छीलना। और तीसरा स्टेप है गांडूशा। हाँ, जिसे आजकल ऑयल पुलिंग भी कहते हैं लोग। जीभ छीलने वाली बात मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। इसकी तुलना हम वॉशिंग मशीन या ड्रायर से निकलने वाले लिंट को साफ करने से कर सकते हैं। अगर पहले से जमा हुआ कचरा फिल्टर से नहीं हटाएंगे तो मशीन ठीक से काम कैसे करेगी? एकदम सही। जीभ पर जो सफेद या पीली लेयर होती है वो वही अमा है। अगर उसको क्लीन नहीं किया तो डाइजेशन सिस्टम आज के नए खाने को कैसे पहचानेगा? और जीभ का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी आंतों से होता है। जीभ साफ करने से टेस्ट बड्स खुल जाते हैं और थूक में यानी सलाइवा में सही डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनने लगते हैं। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। क्या? आजकल मार्केट में मिंट वाले एकदम ठंडे और मीठे टूथपेस्ट भरे हुए हैं। आयुर्वेदा दांत साफ करने के लिए नीम जैसी कड़वी और कसेली मतलब बिटर चीजों पर इतना जोर क्यों देता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। देखिए, सुबह के टाइम हमारे मुंह में नेचुरली कफा होता है, यानी मॉइस्चर और भारीपन। मीठा स्वाद कफा को और बढ़ाता है, जिससे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए और ज्यादा खाना मिल जाता है। दूसरी तरफ कड़वा और कसैला स्वाद उस एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सोख लेता है। ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है। मीठा टूथपेस्ट बस फ्रेशनेस का इल्यूजन देता है, पर कड़वा स्वाद मुंह के पूरे एनवायरनमेंट को एक्चुअली क्लीन करता है। ओह, अब समझ आया। और फिर वो गंदूशा या ऑयल पुलिंग करने से बचे हुए लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाते हैं, जहां ब्रश नहीं पहुंचता। बिल्कुल। और जब इंटरनल और ओरल सफाई हो गई तो बॉडी अपने अंदर के टॉक्सिन्स को स्किन की सतह पर धकेल देती है। और यहां से शुरू होता है हमारी स्किन का ध्यान रखना। स्किन जो हमारी सबसे बड़ी शील्ड है, जिसको मजबूत करने के लिए अभ्यंगा किया जाता है, यानी नहाने से पहले पूरे शरीर पर गर्म तेल की मालिश। किताब कहती है कि खासकर तिल के तेल यानी सेसमे ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर टाइम कम हो तो कम से कम सर पर, जिसे शिरोभ्यंगा कहते हैं, और पैरों के तलवों पर पदाभ्यंगा जरूर करना चाहिए। तिल का तेल इसलिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म और भारी होती है। सुबह की ठंडी और हल्की वाता ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ये बेस्ट है। ये नसों को बिल्कुल शांत कर देता है। उस किताब में ही एक बहुत शानदार एग्जाम्पल था कि बिना तेल वाला शरीर सूखी लकड़ी की तरह होता है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ा नहीं कि टूट जाएगी, पर जिस शरीर की तेल से मालिश होती है वो एक हरी टहनी की तरह होता है। आंधी आने पर वो झुक तो जाएगी पर टूटेगी नहीं, उसमें लचीलापन होता है। ये एक पवित्र अनुष्ठान है। इसमें पानी के टेम्परेचर के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। शरीर के लिए गर्म पानी यूज कर सकते हैं, पर सिर और आंखों के लिए हमेशा ठंडा या हल्का गुनगुना पानी ही यूज करना चाहिए। क्योंकि आंखें पित्त का स्थान है, उनमें पहले से अग्नि होती है। अगर सर पर बहुत गर्म पानी डाला तो वो पित्ता भड़क जाएगा, जिससे बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं और आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। और इस केमिकल वाले साबुन को छोड़कर उपटन लगाने की एडवाइस दी गई है। किताब में एक खास रेसिपी भी है। 1 कप जौ का आटा, अच्छा, 1 चम्मच आंवला पाउडर,
1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच नीम पाउडर। इसे पानी के साथ मिलाकर रगड़ना होता है। जौ का आटा एक नेचुरल स्क्रबर का काम करता है, आंवला स्किन का एसिड मैंटल बनाता है और धनिया पित्ता को शांत करके ठंडक देता है। ये उपटन स्किन का नेचुरल ऑयल नहीं छीनता, पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हर रोज तेल लगाना और नहाना जरूरी है? कोई ऐसे दिन भी होते हैं जब इसे अवॉइड करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को बुखार है या इंडाइजेशन है या बारिश का मौसम चल रहा है तो बाहरी तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन स्थितियों में बॉडी की इंटरनल अग्नि बहुत कमजोर होती है, वो उस तेल को पचा नहीं पाएगी और मालिश का जो प्रेशर है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के बजाय बॉडी में और गहराई तक ढकेल देगा। तो अब तक हमने इस फायर प्रूफ घर की एक सॉलिड नींव रख दी है। सुबह उठना, सफाई, अभ्यंग और स्नाना। लेकिन इस एनर्जी को पूरे दिन कैसे मेंटेन रखें? इसके लिए दिनचर्या के 3 मुख्य स्तंभ हैं: आहार, व्यायाम और नींद। डाइट से शुरू करते हैं। आहार का सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये है कि खाना तभी खाओ जब पहले वाला खाना पूरी तरह पच चुका हो। बिना भूख के खाना बीमारियों को इनवाइट करना है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इसे एक और एनालॉजी से समझते हैं। बिना भूख लगे खाना खाना वैसा ही है जैसे किसी आग में, किसी अग्नि में पहली लकड़ी के जलने से पहले ही और नई लकड़ियां फेंक देना। सही बात है, आग बुझ जाएगी और सिर्फ धुआं पैदा होगा। बॉडी में वही धुआं आमा या टॉक्सिन्स बन जाता है। और लोग एक और गलती करते हैं, बर्फ वाला ठंडा पानी पीना। ये उस आग पर पानी डालने जैसा है। बिल्कुल, आयुर्वेदा ठंडे पानी के सख्त खिलाफ है। पर मॉडर्न फिटनेस साइंस तो कहता है कि ठंडा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, क्योंकि बॉडी को उस पानी को गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। तो क्या आयुर्वेद इस थर्मोजेनेसिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मॉडर्न साइंस अपनी जगह ठीक है कि एनर्जी खर्च होती है, पर आयुर्वेदा देखता है कि उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। कीमत? हाँ, जब बर्फ वाला पानी पेट में जाता है तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं उस शॉक से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना बंद हो जाते हैं और खाने का फैट जम जाता है। कैलोरीज बर्न करने के चक्कर में बॉडी अपना मेन काम यानी खाने से न्यूट्रिशन निकालना रोक देती है। वाह, ये तो उल्टा नुकसान हो गया। इसी तरह एक्सरसाइज का भी एक रूल है। व्यायाम हमेशा अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी का आधा ही करना चाहिए। पता कैसे चलेगा? जब माथे और नाक पर पसीना आ जाए और सांसें गहरी हो जाएं। वहीं रुक जाना चाहिए। पर आज का जो जिम कल्चर है, नो पेन नो गेन वाला, उस हिसाब से तो लोग तब तक पुश करते हैं जब तक थक ना जाएं। तो क्या हैवी वेट लिफ्टिंग या इंटेंस वर्कआउट गलत है आयुर्वेदा के नजर में? नहीं, आयुर्वेदा उसके खिलाफ नहीं है, पर वो उसको सीजन, एज और डाइजेशन के हिसाब से अडेप्ट करने को कहता है। अगर आप पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो गए तो वाता बहुत बढ़ जाएगा। और जो लोग वर्कआउट के बीच में एनर्जी ड्रिंक्स या खाना खाते हैं, हाँ, बहुत कॉमन है आजकल, वो सबसे खतरनाक है। व्यायाम के टाइम सारा ब्लड मसल्स में होता है, पेट में नहीं। तब कुछ खाने से सीधा इंडाइजेशन होता है और आगे चलकर जॉइंट पेन शुरू हो सकता है। बैलेंस ही असली चाबी है। और इसी बैलेंस का तीसरा पिलर है नींद। दिन में सोने से साफ मना किया गया है, क्योंकि ये कफा बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को ब्लॉक करता है। रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद वापस पित्ता का टाइम शुरू हो जाता है। अगर आप जगे रहे तो वो पित्ता दिमाग को फिर से एक्टिव कर देगा, जिसे सेकंड विंड कहते हैं, और फिर नींद आना मुश्किल हो जाता है। इन 3 पिलर्स का पावर समझने के लिए ना किताब में ब्रिटनी बैरेट की केस स्टडी है। उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी भयानक बीमारी थी। आंतों में इन्फ्लेमेशन रहता था। वो दिन में 18 गोलियां खाती थी। ओह माय गॉड, 18? हाँ, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। पर उन्होंने आयुर्वेदा के जरिए सिर्फ 5 बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस किए। सुबह जल्दी उठना, कच्चा और ठंडा खाना एकदम बंद कर देना, और डाइट में मूंग की दाल और घी शामिल करना। अच्छा, कच्चा खाना बंद कर दिया? हाँ, क्योंकि कच्चा खाना उनकी सूजी हुई आंतों पर सैंड पेपर की तरह काम कर रहा था। गरम पकी हुई मूंग दाल और घी ने आंतों में एक सूदिंग लेयर बना दी। कुछ ही टाइम में उनकी 18 गोलियां 0 हो गईं। बीमारी पूरी तरह ठीक। ये कोई चमत्कार नहीं है, बस बॉडी को हील होने का सही माहौल दिया उन्होंने। और अब तो साइंस भी यही कह रहा है। डॉक्टर डीन ऑर्निश की एक बहुत फेमस स्टडी का जिक्र है जिसमें एपिजेनेटिक्स की बात हुई है। हाँ, सिर्फ 3 महीने की लाइफस्टाइल चेंजेस से सही खाना, हल्का व्यायाम, 500 जीन्स के एक्सप्रेशन में बदलाव देखा गया।
जीन्स चेंज नहीं हुए, पर जो जीन्स बीमारी बढ़ाते थे उन पर एक स्विच लग गया, वो ऑफ हो गए, और जो प्रोटेक्ट करते थे वो ऑन हो गए। यही तो आयुर्वेद है। हमारा डीएनए पत्थर की लकीर नहीं है। हम क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कैसे नहाते हैं, ये तय करता है कि बीमारी का स्विच ऑन होगा या ऑफ। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही है, आयुर्वेद कोई जड़ी बूटियों या कड़वे काढ़े का नाम नहीं है, बल्कि नेचर के रिदम के साथ जीने का नाम है। ये छोटी छोटी आदतें ही हेल्थ को शेप करती हैं। और इससे ये भी समझ आता है कि स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स में नहीं, हमारे अपने किचन और बाथरूम की आदतों में है। एकदम सही बात। तो दोस्तों, इस चर्चा को एक आखिरी विचार पर छोड़ते हैं। अगर सुबह जल्दी उठने, सही पानी पीने और 10 बजे सोने से हमारे अंदर के बीमारी वाले स्विच बंद हो सकते हैं, तो क्या हम अब तक अपनी हेल्थ का कंट्रोल बाहरी लोगों को सौंपकर अपनी बॉडी की इस पावर को कम नहीं आंक रहे थे? इस पर जरूर सोचिए। अपनी बॉडी को शुरुआत से ही फायर प्रूफ बनाइए, फिर शायद किसी फायरमैन की जरूरत ही ना पड़े। बहुत गहरा सवाल है। अपने अंदर की उस शांत ऊर्जा को जगाइए और स्वस्थ रहिए। हम सब ने ना अक्सर सुना है कि सुबह सुबह बर्फ जैसी ठंडी एकदम कच्ची हरी स्मूदी पीना सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल, हर फिटनेस मैगजीन में यही होता है ना? सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसे एक बहुत ही हेल्दी हैबिट की तरह बेचा जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या हो अगर ये जो तथाकथित स्वस्थ आदत है, ये हमारे शरीर के अंदर के सबसे अहम सिस्टम को ही चुपचाप तबाह कर रही हो? ये बहुत ही डरावना विचार है, लेकिन सच हो सकता है। बिल्कुल। और आज हम इस विस्तृत चर्चा में जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, वो हमें ठीक ऐसी ही असहज करने वाली सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। आज के इस डीप डाइव का हमारा विषय बहुत दिलचस्प है। हाँ, आज हमारे पास आचार्य शून्या के 2 बहुत ही कमाल के साक्षात्कारों का संकलन है। सही कहा। एक इंटरव्यू उनका टैमी साइमन के साथ है और दूसरा माइकल सैंडलर के साथ। और ये दोनों ही चर्चाएं जो हैं, वो उनकी मशहूर किताब आयुर्वेदा लाइफस्टाइल विजडम के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम आयुर्वेद को केवल कुछ जड़ी बूटियों या घरेलू नुस्खे के उस संकीर्ण नजरिए से बाहर निकालें। मतलब इसे एक 4 आयामी जीवन शैली के रूप में डिकोड करें। शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा का विज्ञान। एक ऐसा विज्ञान जिसे आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बिना किसी तनाव के आसानी से लागू किया जा सके। और इस स्रोत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये स्वास्थ्य को किसी चेकलिस्ट या बहुत ही कठोर नियमों की तरह पेश नहीं करते। अच्छा, तो ये किस तरह से अलग है? मतलब देखिए, आधुनिक चिकित्सा में हम स्वास्थ्य को एक मशीन की तरह देखते हैं। जैसे अगर एक्सरे में कोई हड्डी टूटी दिखी तो बस समस्या वहां है। हाँ, बहुत ही बाइनरी अप्रोच है, या तो इंसान बीमार है या स्वस्थ है। बिल्कुल। लेकिन आचार्य शून्य का काम हमें याद दिलाता है कि आयुर्वेद असल में प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने का एक लचीला विज्ञान है। उनका मुख्य तर्क यह है कि इंसान का मूल स्वभाव ही आरोग्य है। मतलब हम जन्म से ही स्वस्थ रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्या बात है! बीमारियां तो बस बाहरी प्रभाव हैं, स्वास्थ्य हमारे भीतर का डिफॉल्ट रूप है। ये डिफॉल्ट रूप वाली बात ना सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वो हमें सुकून कम देती है और भ्रमित ज्यादा करती है। सही कहा, बहुत ज्यादा शोर है आजकल। हम स्वास्थ्य को एक लिमिटेड चीज मानकर चलते हैं। मुझे अचानक से एक विचार आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या हम अनजाने में अपने स्वास्थ्य की तुलना किसी स्मार्टफोन की बैटरी से कर रहे हैं? स्मार्टफोन की बैटरी दिलचस्प है। हाँ, जैसे कि जब इंसान पैदा होता है तो बैटरी 100% चार्ज होती है, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जिंदगी में तनाव आता है, वो बैटरी बस लगातार कम होती जा रही है और एक दिन वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। क्या यही सोच हमें अंदर से खोखला नहीं कर रही? ये जो आपने स्मार्टफोन बैटरी वाली तुलना दी है ना, ये बिल्कुल सटीक है। और सच कहूं तो यहीं से आज की ज्यादातर आधुनिक स्वास्थ्य समस्याएं शुरू होती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम एक फिक्स्ड कमोडिटी या सीमित वस्तु वाली मानसिकता के साथ जी रहे हैं। लेकिन आज के स्रोत हमें इस सोच से निकालकर एक इन्फिनिटी माइंडसेट यानी एक अनंत दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। इन्फिनिटी माइंडसेट, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है भी। ये दृष्टिकोण इस धारणा को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकता है कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज है जो एक बार खर्च हो गई तो बस खत्म। और ये जो अनंत वाली बात है, ये तो आचार्य शून्य के अपने नाम से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है ना? बिल्कुल जुड़ी है। स्रोतों में एक वाक्य का जिक्र है जो उन्होंने बताया
कैसे बचपन में उनके नाम शून्य को लेकर दूसरे बच्चे उन्हें ताने मारते थे। हाँ, वो कहते थे कि तुम्हारी बुद्धि शून्य है, तुम जीरो हो। जाहिर है किसी भी बच्चे के लिए ये सुनना बहुत आहत करने वाला होता है। साधारण बोलचाल में तो शून्य का मतलब कुछ न होना या खालीपन ही माना जाता है। लेकिन उनके दादाजी, जिन्हें वे प्यार से बाबा कहती थीं, जो उनके गुरु भी थे, उन्होंने शून्य को इस शब्द का असली वैदिक अर्थ समझाया था। और वो अर्थ क्या था? वैदिक परंपरा में शून्य महज एक गणित का जीरो नहीं है, ये पोटेंट एम्प्टीनेस है। पोटेंट एम्प्टीनेस मतलब एक शक्तिशाली खालीपन। एकदम सही, एक ऐसा खालीपन जिसके भीतर ब्रह्मांड की हर चीज के पैदा होने की क्षमता है। ओहो! जब कोई भी इंसान अपनी पुरानी धारणाओं, अपने अहंकार और समाज के थोपे गए डरों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेता है, तभी वो उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ पाता है। ये सुनकर मुझे स्रोत में दी गई एक और घटना याद आ रही है जिसने मुझे सच में अंदर तक हिला दिया था। आप उस मिट्टी के घड़े वाली कहानी की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल वही, मृत्यु और निडरता से जुड़ी वो मार्मिक कहानी। जब शून्य केवल 10 साल की थी, तब उनकी माँ का निधन हो गया था। बहुत छोटी उम्र थी। उस छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खोना, मतलब किसी भी बच्चे के अंदर दुनिया भर का डर और असुरक्षा भर सकता है। बिल्कुल भर सकता है। लेकिन उनके दादा ने उन्हें सांत्वना देने के लिए कोई आम तरीका नहीं चुना। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसे शून्य के सामने जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। वो दृश्य सच में मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही अविश्वसनीय मेल था, है ना? उन्होंने उस टूटे हुए घड़े की ओर इशारा करते हुए समझाया कि जो खाली जगह या जो हवा उस घड़े के अंदर कैद थी, क्या घड़ा टूटने से वो हवा नष्ट हो गई? नहीं, वो अंदर का खालीपन अब इस विशाल ब्रह्मांड के अनंत खालीपन में मिल गया है। क्या बात है! इंसान का शरीर भी उसी घड़े की तरह है। जब वो टूटता है तो हमारे भीतर की वो जीवन ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो बस अपने उस अनंत स्रोत में वापस लौट जाती है जहां से वो आई थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मृत्यु का ये सबसे बड़ा डर इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है, तो उसके जीने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। 100%। और अगर हम इसे स्वास्थ्य से जोड़कर देखें, तो स्रोत में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निराशा या होपलेसनेस वो सबसे पहली और प्राथमिक बीमारी है जो किसी भी शारीरिक लक्षण के प्रकट होने से बहुत पहले ही इंसान के शरीर में घर कर लेती है। मतलब बुखार या दर्द तो बाद में आता है। इस तंत्र को समझना बहुत ही जरूरी है जी। जब कोई इंसान उम्मीद छोड़ देता है, जब वो मान लेता है कि उसकी जो बैटरी है वो अब खत्म होने वाली है, हाँ। तो उसका नर्वस सिस्टम सबसे पहले हार मानता है। शरीर की कोशिकाएं उसी निराशा को महसूस करने लगती हैं और हमारी इम्यूनिटी गिरनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए स्वास्थ्य को एक खत्म होने वाली बैटरी की तरह देखने के बजाय स्रोत इसे एक कैनवस की तरह पेश करते हैं। बिल्कुल। इंसान हर दिन सुबह उठता है और अपनी जीवन शैली, अपने खाने, अपने विचारों के रंगों से उस कैनवस पर एक नई और खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है। मतलब स्वास्थ्य कोई रखी हुई चीज नहीं है, ये रोज गढ़ी जाने वाली एक कला है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन अगर स्वास्थ्य रोज बनाई जाने वाली एक कला है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कला को बनाने वाले हमारे जो आंतरिक उपकरण हैं या कहें जो टूल्स हैं, वो क्या है? यहीं से आयुर्वेद का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हाँ, स्रोत में शरीर के 3 अदृश्य केयर टेकर या रखवालों का जिक्र है, जिन्हें आयुर्वेद में दोष कहा जाता है, वात, पित्त और कफ। सही है। लेकिन अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल न इतने जटिल तरीके से होता है कि आम इंसान तो उलझ कर ही रह जाता है। हम इन्हें बहुत सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इन्हें शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में समझना सबसे आसान होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा। हाँ, सबसे पहले है वात। ये हवा और गति का प्रतीक है। हमारे शरीर में जो कुछ भी हिलता है, चाहे वो दिल का धड़कना हो, पलकों का झपकना हो या नसों में दौड़ने वाले सिग्नल हो, वो सब वात है। ये बहुत तेज और अति सक्रिय होता है। ठीक है। और दूसरा है पित्त, जो अग्नि है। अब ये सिर्फ पेट का एसिड नहीं है। अच्छा। ये हमारे मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि हमारे विचारों को पचाने और समझने की शक्ति है। विचारों को पचाना, ये बहुत गहरी बात है। और तीसरा है कफ, जो पृथ्वी और जल तत्व से बना है। ये शरीर को स्थिरता देता है, संरचना देता है और वो ताकत देता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। समझ गई। और इन तीनों का आपस में तालमेल ही असली खेल है। लेकिन यहाँ एक और चीज की बहुत ज्यादा बात हुई है। किस चीज की? अग्नि, यानी हमारा डाइजेस्टिव फायर। और यहीं पर मुझे माइकल सैंडलर की वो कहानी याद आती है जो हमारे स्रोतों का हिस्सा है।
हो, वो कहानी तो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो हेल्थ ट्रेंड्स फॉलो करता है। बिल्कुल। माइकल अपनी सेहत सुधारना चाहते थे, तो उन्होंने वही किया जो आज के दुनिया में हर हेल्थ ब्लॉग सलाह देता है। ग्रीन स्मूदी। हाँ, उन्होंने रोज सुबह एकदम कच्ची ठंडी ग्रीन स्मूदी पीना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से ये सेहत का खजाना होना चाहिए था, लेकिन नतीजा तो बिल्कुल उल्टा निकला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस बुनियादी अग्नि के विज्ञान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। माइकल की जो प्राकृतिक बनावट थी, उसमें वात दोष पहले से ही हावी था। मतलब उनके अंदर हवा और चंचलता पहले से ज्यादा थी। बिल्कुल। अब जब उन्होंने लगातार ठंडी और कच्ची चीजें खानी शुरू की तो क्या हुआ? ठंडी चीजें पेट में जाकर रक्त वाहिकाओं को यानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देती हैं। इससे खून का प्रवाह धीमा हो जाता है और पाचन की वो जो अग्नि है वो ठंडी पड़ जाती है। अरे रुकिए, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना जैसे आप किसी ठंडे पहाड़ पे बैठे हो। हाँ। आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया और एकदम गरम कैंप फायर जल रहा हो जो आपको उस ठंड में जिंदा रखे हुए है। और आप अचानक से उस आग पर बर्फ के ठंडे पानी की एक पूरी बाल्टी उड़ेल दें। ये एक बेहतरीन और बहुत ही सटीक उपमा है ना? जब आप उस जलते हुए कैंप फायर पे पानी डालते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है, लकड़ियां जलना बंद कर देती हैं और चारों तरफ बस एक दम घोटू धुआं फैल जाता है। ओहो, इंसानी शरीर के भीतर ठीक यही प्रक्रिया होती है। सच में? हाँ, जब वो पाचन अग्नि बुझ जाती है तो खाना पचने के बजाय पेट में ही पड़े पड़े सड़ने लगता है। बाप रे! और आयुर्वेद में इस सड़ने की प्रक्रिया से पैदा होने वाले जहरीले तत्वों को आम कहा जाता है। माइकल के साथ ठीक यही हुआ था। मतलब कच्ची और ठंडी स्मूदी ने उनके अंदर की हवा यानी वात को बेतहाशा बढ़ा दिया। बिल्कुल। उन्हें पेट फूलने की गंभीर समस्या हो गई और सेहत सुधरने के बजाय तेजी से गिरने लगी। ये तो बहुत बड़ा सबक है। मतलब बिना अपनी खुद की प्रकृति को जाने, बिना ये समझे कि हमारे अंदर कौन सा कैटेका हावी है, बस आंख बंद करके किसी नए हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करना हमारे शरीर के लिए एक साइलेंट किलर बन सकता है। 100% सच है ये। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है ना? स्रोत एक और बहुत ही गहरे विषय की ओर इशारा करते हैं। समय की पाबंदी के बारे में। हाँ, ये जो हमारे 3 दोष हैं, ये सिर्फ इस बात से प्रभावित नहीं होते कि हम क्या खा रहे हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि हम उस काम को कब कर रहे हैं। यहीं पर ब्रह्मांडीय घड़ी या कॉस्मिक क्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान प्रकृति से अलग कोई चीज नहीं है। सही बात है। जिस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज की लय के साथ चलती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक बहुत ही सख्त 24 घंटे का बायोलॉजिकल टाइम टेबल चलता है। एक तरह का कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन। बिल्कुल। अगर हम सही समय पर सही काम न करें तो दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे महंगी डाइट भी शरीर में जहर का काम कर सकती है। इस पर मुझे स्रोतों का एक हिस्सा याद आ रहा है। उसमें रात 10 बजे से लेकर रात 2 बजे के समय का एक बहुत ही विशेष उल्लेख किया गया है। हाँ, वो पित्त का चक्कर है। लेकिन मेरी समझ में एक बात खटक रही है यहाँ। पित्त तो अग्नि है जो खाना पचाती है ना? हाँ। तो क्या इसका मतलब है कि हमें रात को खाना चाहिए क्योंकि अग्नि तो उस वक्त हावी है? नहीं, तंत्र यहीं पर सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, समझाइए। देखिए, दिन के समय यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचा होता है, तब शरीर की ये पित्त अग्नि हमारे पेट में केंद्रित होती है। ये दिन का वो समय है जब इंसान का शरीर सबसे भारी भोजन पचाने में सक्षम होता है। ठीक है, दिन का तो समझ आ गया। और रात का क्या? रात के समय ठीक उसी अवधि में यानी रात 10 बजे से 2 बजे के बीच ये अग्नि पेट से हट जाती है। पेट से हटकर कहाँ जाती है? ये शरीर के बहुत सूक्ष्म स्तर पर चली जाती है। इसका काम अब बाहरी खाने को पचाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनकी सफाई करना, खून को डिटॉक्स करना और दिन भर की थकान के बाद मन को शांत करना है। ओहो! ये शरीर का इंटरनल हाउसकीपिंग का समय है। जरा 1 मिनट रुकिए। अगर ये शरीर की अंदरूनी सफाई का समय है तो उस इंसान का क्या होता है जो रात के 11 या 12 बजे तक जाग रहा है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मतलब जो अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा है या फोन की तेज ब्लू लाइट के सामने बैठकर बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। अगर कोई इंसान रात 10 बजे के बाद भी अपनी आंखें खुली रखता है और दिमाग को लगातार जानकारी दे रहा है तो शरीर पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। शरीर को लगता है कुछ नया आ गया। हाँ,
शरीर सोचता है कि अच्छा, अभी कोई नया काम आ रहा है जिसे प्रोसेस करना है। इसलिए वो अग्नि जो कोशिकाओं की सफाई के लिए आरक्षित थी, अब उस नई जानकारी को और उस कृत्रिम रोशनी को पचाने में लग जाती है। बाप रे, ये तो मुझे वापस कंप्यूटर की याद दिला रहा है। कैसे? ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड में एक बहुत ही हैवी डीप एंटीवायरस स्कैन चला दे, जो सिस्टम को साफ करने के लिए है, और ठीक उसी समय एक बहुत ही भारी ग्राफिक्स वाला वीडियो गेम भी खेलने लग जाए। बिल्कुल बराबर। ये तो तय है कि सिस्टम ओवरलोड होकर क्रैश हो जाएगा। यही वजह है कि रात में देर तक जागने वाले लोग अक्सर सुबह उठकर बहुत थका हुआ और सूझा हुआ महसूस करते हैं। पफी फेस के साथ उठते हैं। हाँ, क्योंकि वो अग्नि शरीर के अंदर सफाई करने के बजाय गलत जगह इस्तेमाल होने के कारण शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा करने लगती है। ये बहुत ही लॉजिकल है। और इसीलिए आपने कभी किसी पक्षी को रात के 10 बजे चहचहाते हुए या दाना चुगते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, जानवर तो सूरज के साथ चलते हैं। किसी भी जानवर ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया है ना, इसलिए वे प्रकृति के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है। हमारी ये जो आधुनिक तकनीक और कृत्रिम रोशनी है, इसने हमें एक ऐसा धोखा दिया है जिसने हमें हमारे अपने ही शरीर की प्राकृतिक लय से काट दिया है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। और इसी प्राकृतिक लय में एक और बहुत जादुई समय का जिक्र आता है, ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय। आज की दुनिया में तो लोग समय शायद सो नहीं जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त दिन का वह समय है जब पूरे ब्रह्मांड की चेतना अपने चरम पर होती है। इस समय वातावरण में वात दोष का प्रभाव होता है, लेकिन यह वात अपनी सबसे शुद्ध और सात्विक अवस्था में होता है। मतलब कोई चंचलता नहीं होती इसमें? नहीं, यह वह समय है जो आध्यात्मिक और रचनात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। स्रोतों में इस समय के दौरान कुछ खास सुगंधों और रंगों का भी जिक्र किया गया है, जैसे चमेली या जैस्मिन के फूल। हाँ, क्योंकि हर चीज असल में एक फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। चमेली की खुशबू को मन में सत्व यानी पवित्रता और स्पष्टता जगाने वाला माना गया है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक बहुत ही सूक्ष्म शांति प्रदान करता है। और रंगों के बारे में क्या? अगर हम कलर थेरेपी या रंग चिकित्सा की बात करें तो केसरिया रंग उगते सूरज का प्रतीक है, जो एक नई शुरुआत की ऊर्जा देता है। बिल्कुल। वहीं फिरोजा यानी टर्क्वाइज रंग खुले आसमान का प्रतीक है। ये सिर्फ ऐसे रंग नहीं हैं जो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, ये असल में हमारे मस्तिष्क की तरंगों को शांत करते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। ठीक है, हमने स्वास्थ्य की अनंत मानसिकता को समझ लिया, अपनी अग्नि को बुझने से बचाने का विज्ञान भी देख लिया, हाँ, और इस ब्रह्मांडीय घड़ी के बारे में भी जान लिया। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? एक आम इंसान जो रोज सुबह अलार्म बजते ही ऑफिस के लिए भागता है, जो दिन भर ट्रैफिक में फंसता है, वो इस प्राचीन ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। वो भी बिना इस बात के अपराध बोध के कि वो सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात है। ये किसी भी इंसान से अपनी पूरी जिंदगी को एक ही दिन में उलट देने की उम्मीद नहीं करता। अच्छा, मतलब छोटे कदम। हाँ, ये सब कुछ छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली दैनिक अनुष्ठानों के बारे में है। उदाहरण के लिए, स्रोत सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले बस एक छोटी सी आदत डालें। वो क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले एक बड़ा कप गर्म पानी पिएं। बस गर्म पानी? मतलब ये इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकता है? क्योंकि जब इंसान रात भर सोता है तो उसका शरीर स्थिर अवस्था में होता है। सुबह उठने पर जो वात यानी हवा का तत्व है वो थोड़ा असंतुलित हो सकता है। ठीक है। गर्म पानी पीने से उस रुकी हुई ऊर्जा को गर्माहट मिलती है, वात शांत होता है और ये मल त्याग यानी एलिमिनेशन की प्राकृतिक प्रक्रिया को बिना किसी दबाव के सुचारू बना देता है। और जब पेट साफ होता है तो दिन की शुरुआत ही एक अलग ऊर्जा के साथ होती है। सही बात है। इसके बाद एक और अभ्यास है जिसे आयुर्वेद बहुत महत्व देता है, कच्चे तेल के तेल से शरीर की मालिश। अब यहाँ थोड़ा व्यवहारिक अड़चन आती है। तिल के तेल की मालिश, ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि सुबह सुबह खुद को तेल मलने का समय किसके पास है भाई। और तिल का तेल ही क्यों? देखिए, तिल का तेल एक बहुत ही खास औषधि है। ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि यह तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने की क्षमता रखता है। ये शरीर के ऊतकों को गहराई से गर्माहट देता है। अच्छा। आधुनिक दुनिया में हम बहुत ज्यादा दिमागी काम करते हैं, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। बिल्कुल। ये मालिश सिर्फ त्वचा को मुलायम बनाने के लिए नहीं है,
यह उस अति सक्रिय नर्वस सिस्टम को शांत करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। और जो लोग वीगन जीवन शैली अपनाते हैं, जो लोग वीगन हैं और गाय के घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके लिए तिल का तेल या नारियल का तेल सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक विकल्प हैं। ये समझ में आता है। लेकिन जब जीवन शैली के मुख्य स्तंभों की बात आती है ना, तो स्रोतों में एक ऐसी बात है जिसने मुझे थोड़ा चौंका दिया था। कौन सी बात? हम सब जानते हैं कि आहार और नींद शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन आयुर्वेद ने इनके साथ ही यौन संबंध यानी सेक्स को भी जीवन के मुख्य स्तंभों में बहुत उच्च स्थान दिया है। हाँ, ये सच है। रुको, ये थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। मतलब जब भी हम प्राचीन वैदिक ज्ञान या सन्यासियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ब्रह्मचर्य, इच्छाओं को त्यागने और शारीरिक सुखों से दूर भागने की छवि आती है। तो फिर आयुर्वेद इसे इतना महत्व क्यों दे रहा है? ये हमारी आधुनिक सोच की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि प्राचीन वैदिक ऋषि मुनि जंगलों में रहने वाले वैरागी थे जो जीवन के सुखों से नफरत करते थे। अच्छा। सच्चाई ये है कि उनमें से ज्यादातर गृहस्थ थे जो अपने परिवारों के साथ एक पूर्ण जीवन जीते थे। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, किसी धर्म का कोई कठोर नियम नहीं है। ये मानता है कि यौन संबंध हमारी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन शक्ति का एक बेहद अहम और पवित्र हिस्सा है। मतलब इसे दबाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे पाप मानकर दबाने या इसके प्रति अपराध बोध पालने के बजाय आयुर्वेद इसे सही समय, सही मौसम और सही ऊर्जा के साथ अनुभव करने पर जोर देता है। ये बहुत ही अलग नजरिया है। ये सृजन की ऊर्जा है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो ये इंसान की ओवरऑल वाइटैलिटी को बढ़ाती है। ये नजरिया वाकई बहुत ताजगी भरा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकल कर आता है? जब हम रोज सुबह गर्म पानी पीने, 10 मिनट खुद को तेल की मालिश देने, प्रकृति के समय के अनुसार सोने और अपनी इच्छाओं को स्वस्थ तरीके से स्वीकार करने की बात करते हैं। हाँ। तो कई लोग तर्क देंगे कि ये सब आज की इस तेज तर्रार दुनिया में समय की बर्बादी है। आजकल एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, प्रोडक्टिविटी बनाम प्रेजेंस, उत्पादकता और उपस्थिति। हाँ, लोग सोचते हैं कि अगर वे 10 मिनट मालिश करेंगे तो उनके काम के 10 मिनट कम हो जाएंगे। और यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैसे? हम सोचते हैं कि मशीन की तरह लगातार काम करना ही उत्पादकता है, लेकिन स्रोत हमें बताते हैं कि ये 10 मिनट का समय जो इंसान खुद पर लगाता है, ये उसे अपनी भीतर इतना स्थिर, इतना वर्तमान यानी प्रेजेंट कर देता है कि जब वो भारी दुनिया में कदम रखता है तो उसका ध्यान बिखरमा नहीं होता। फोकस बढ़ जाता है। उसका फोकस एकदम लेजर की तरह हो जाता है। क्या बात है! मतलब काम से ब्रेक लेकर खुद का ख्याल रखना समय की बर्बादी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये प्रेजेंस ही वो गुप्त हथियार है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को उसके चरम पर ले जाता है। 100% सच। और इसी वजह से आयुर्वेद का वो 4 आयामी दृष्टिकोण आज के समय में इतना जरूरी है। आधुनिक दुनिया ने इंसान को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। अगर शरीर बीमार है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर दिमाग परेशान है तो मनोचिकित्सक के पास, और अगर आत्मा की शांति चाहिए तो किसी धार्मिक स्थान पर। हाँ, ये तो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही बॉडी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं जिनका आपस में कोई संपर्क ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद इंसान को एक पूरी और अखंड इकाई मानता है। शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, ये चारों एक साथ जुड़े हुए हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। जब इंसान सुबह उठकर तिल के तेल की मालिश करता है तो वो सिर्फ अपनी त्वचा का ख्याल नहीं रख रहा होता, वो स्पर्श के जरिए अपने मन को शांत कर रहा होता है और अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर रहा होता है। ये एक साथ चारों स्तरों पे काम करता है। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद कोई बहुत ही रहस्यमयी, विदेशी या जटिल प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस हमारे अपने ही शरीर की उस प्राकृतिक मेमोरी या याद को ताज़ा करने का एक तरीका है जिसे हम इस आधुनिक शोर शराबे में कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। एकदम सही। और इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत उपमा दी गई है। वो कौन सी? एक कमल के फूल के बारे में सोचिए। वो कभी नहीं भूलता कि उसे सूरज की पहली किरण के साथ कैसे खिलना है और शाम ढलने पर अपनी पंखुड़ियों को कैसे बंद करना है। उसे कोई अलार्म घड़ी या रिमाइंडर नहीं चाहिए। वो प्रकृति की लय के साथ पूरी तरह से एक रूप है। लेकिन हम इंसान ये सब भूल गए हैं। हम रात के 2 बजे वेब सीरीज देखते हुए पिज्जा खाते हैं। हाँ। और फिर अगली सुबह ये सोचकर परेशान होते हैं कि हमारे सीने में जलन क्यों हो रही है और हमें थकावट क्यों महसूस हो रही है। यही हमारी आज की सच्चाई है ना? इसीलिए हमें इस प्राचीन ज्ञान की जरूरत है ताकि हम वापस उस प्राकृतिक लय को याद कर सकें जो हमारे डीएनए में लिखी हुई है।
तो जो भी लोग आज हमारे इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या होना चाहिए? ये तो स्पष्ट है कि उन्हें कल से ही अपनी पूरी जिंदगी, अपनी डाइट या अपनी दिनचर्या को रातों रात बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। रातों रात किए गए बदलाव कभी टिकते भी नहीं हैं। सही बात है। शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होनी चाहिए। कल सुबह बस 1 कप गर्म पानी पीने से शुरुआत की जा सकती है। ये जानने की कोशिश की जा सकती है कि आपके शरीर में वात, पित्त या कफ में से किसकी प्रधानता है। रात 10 बजे के आसपास अपने फोन और लैपटॉप बंद करके सोने की एक छोटी सी कोशिश की जा सकती है। बस एक छोटा सा कदम। हाँ, बस एक छोटा सा कदम। और यही कदम उस इन्फिनिटी माइंडसेट यानी अनंत स्वास्थ्य के कैनवस पर पहला रंग भरता है। आज की ये चर्चा सच में बहुत गहरी और व्यावहारिक रही है। हमने अपनी शुरुआत उस एक्सरे मशीन के बहुत ही बाइनरी, सटीक और मशीनरी वाले नजरिए से की थी। लेकिन अब इन स्रोतों को डिकोड करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये मानव शरीर कोई पुर्जों से बनी मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक छोटा लेकिन बेहद समझदार और जीवंत हिस्सा है। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार खत्म हो जाए तो वापस नहीं मिल सकती। ये एक कला है जिसे हम हर रोज अपनी आदतों से निखार सकते हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जरा इसके बारे में सोचिए। अगर केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के साथ अपने सोने और खाने का तालमेल बिठाने भर से हमारे शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदल सकती है, हमारी कोशिकाएं खुद को डिटॉक्स कर सकती हैं और हमारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो जरा सोचिए कि आधुनिक सुख सुविधाओं की इस अंधी दौड़ में 24 घंटे की इस कृत्रिम रोशनी और स्क्रीन के शोर में हमने प्रकृति की और कौन सी ऐसी जादुई जैविक शक्तियों यानी बायोलॉजिकल सुपर पावर्स को अपने भीतर ही दबा दिया है। बिल्कुल, वो शक्तियां जो किसी फार्मेसी या बाहरी दुनिया में नहीं है, वो बस हमारे एक कदम वापस लौटने का इंतजार कर रही हैं। उस शक्तिशाली खालीपन में उतरने का इंतजार कर रही हैं, जहां से सब कुछ संभव है। सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने स्वास्थ्य के कैनवस पर नए रंग भरते रहिए।